नहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, वैसे ई की पावर पीछे वाला आंसर निकाल के बताऊं क्या? एक बार देख लेता हूँ क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी पता है कि भाई उसने किस फॉर्म में दे रखा है, तो मुझे देखना तो पड़ेगा कि भाई किस फॉर्म में दे रखा है, तो मैं निकाल के बताऊंगा। 9.4 क्वेश्चन नंबर 3, चलिए हो जाएगा। अब इसने क्या कर रखा है ये देखो, तो 1/1 माइनस वाई ई की पावर x प्लस सी, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 1/e की पावर x प्लस सी, तो e की पावर माइनस x माइनस सी, so y इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस x माइनस सी, तो y इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस सी। इसने माइनस e की पावर माइनस सी को a मान लिया, क्या ये दे रखा है क्या? यस सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें भी इससे भी छोड़ सकते और वहां पर भी छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने पीछे वाले का आंसर मैंने आपको मिला के दे दिया, ऐसा आएगा भाई लास्ट वाला आंसर, पीछे का आंसर इस तरह से है, नहीं तो आप वहां पर ही छोड़ दीजिए, लास्ट में इधर सफिशिएंट। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड, आवाज गूंजेगी ये सब। चलिए, आ रही है आवाज? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बोलिए कौन सा बताना है? 1 to 5 भाई जिसने कर रहे हैं वो तो बोलो। 4 नो सर। नहीं, ये 4 बोल रहा है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द 4 जो बोल रहे, और तो क्लास में भी करवाया था बेटा, हैं बेटा 4 तो क्लास में भी करवाया था सर मेरा आंसर नहीं आ रहा। बेटा, क्लास में करवाया था। चलो कोई बात नहीं, देख इधर, तो y dy को लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा मैं, माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई, सेक स्क्वायर एक्स ये log c, log 10y इक्वल टू माइनस log 10x प्लस log c। अब इस बार 10x को इधर ले आओ, ये आ गया log 10x 10y। बोल, नहीं आ रहा? यस आ गया सर। फिर ये तो मैंने बोला ना, मैंने क्लास में करवाया, क्लास की देखा करो ना। चलिए 1 to 4 1 to 5 में
1 to 5 में नो सर 6 to 10, 6 to 10, नो सर किसी को है कि 6 to 10 में डाउट? 11 to 15, 14 जो भी था, 11 to 14 नो सर क्वेश्चन 13 किसको है? 13 cos dy by dx। मेरे हिसाब से वैल्यू गलत दे रखी, या तो सही हो गया आगे होगी, तुम्हारी पुरानी बुक होगी तो गलत दे रखी। ये इधर जाके cos इनवर्स ए, तो dy इक्वल टू cos इनवर्स ए dx, इंटीग्रेट dy का y, बेटा ये तो कांस्टेंट है तो x cos इनवर्स ए प्लस सी, वैल्यू y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0। अब पीछे आंसर क्या दे रखा है? हाँ? सर नई बुक में y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 दे रखी है। मैंने वही तो बोला ना, मेरी करेक्शन है कुछ। एक मिनट, 9.4 का आंसर है आपका, 13 का आंसर है तो y माइनस 2। नहीं बेटा उल्टा बोल रही है तू, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 दे रखी होगी बेटा। यस सर, x की वैल्यू 0 और y की 2। उल्टा बोल रही है, तो ये करेक्शन कर लेना भाई, पुरानी वाली बुक या है। तो a का वैल्यू आ गया cos y माइनस 2 बाई x। क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलिए और 14 तक और कोई डाउट? बोलिए 14 तक और कोई डाउट? नो सर चलिए मैं एक दो प्रॉब्लम और बता रहा हूँ। अभी हम सेपरेबल फॉर्म की बात कर रहे हैं। भाई करिए होमवर्क, अभी बोल रहा हूँ करो भाई, क्वेश्चंस करो। एक सेकंड पहले मैं एब्सेंट देख लूँ भाई, कितने जने एब्सेंट है। वैसे तो बहुत सारे एब्सेंट लग रहे हैं मुझे, 34 35, मतलब 35 का मतलब है 5 जने एब्सेंट। और एब्सेंट है, स्वस्ति मुझे नहीं दिख रही, और स्वस्ति नमन मुझे नहीं दिख रहा, और स्वस्ति नमन। चलो तो 3 तो ढूंढ ली, 3 और 2 और ढूंढ लेंगे। आयुष दिख रहा है कहाँ है आयुष? चलिए तो मैं अभी बात कर रहा हूँ आगे। भाई वर्ड प्रॉब्लम वैसे तो आज तक नहीं पूछी गई है इसकी, लेकिन हमारा काम है करने का, तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक सिंपल सी इक्वेशन बोल दिया, उसने बोल दिया कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, या कुछ भी ऐसा बोल दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब इक्वेशन ऑफ कर्व निकालने का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोले तो फिर आपका टेंजेंट हो, लेकिन यहाँ इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है बेटा। दोनों में अंतर समझना।
स्टूडेंट क्या करता है, टेंजेंट नॉर्मल लगाने से लग जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 given that slope of tangent to the curve, tangent to curve at any point x comma y is 2x upon y square, is 2x upon y square. अब हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन है 2x अपॉन y स्क्वायर। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, dy बाय dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x अपॉन y स्क्वायर, तो dy बाय dx आ गया आपका 2x अपॉन y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर dy इक्वल टू 2x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यह है y स्क्वायर dy इक्वल टू 2x dx। बोलिए y स्क्वायर का इंटीग्रेशन, y cube upon cube. 3. y cube upon 3 इंटीग्रेशन दूसरा डिफरेंस जरूर 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस c, y cube upon 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। नाउ इट passes through, it passes through -2, 3, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 -2 का स्क्वायर प्लस c 9, 4, तो c का वैल्यू 5 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 या y क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 50। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई। एक सेकंड कर रहा हूँ सही। y क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई। तो जब भी इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है भाई हमें चीजें समझनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन हो और इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, तो बेटा आपका इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन। कर्व गिवन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो फिर आपकी कौन सी प्रॉब्लम आएगी, फिर हमारी प्रॉब्लम आएगी कौन सी, टेंजेंट होगी। दोनों में डिफरेंस ये है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होता है जहां मैं बोल रहा हूँ, वो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना देख लेता है, जबकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है। इसका मतलब हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। Differential equation. क्लियर। चलिए एक और करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, या क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है एट एनी पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व, पॉइंट गिवन है x, y ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to twice the slope of line segment join the point of contact। point of contact कितना है, x, y and -4, -3। बोलो इसका स्लोप क्या होगा, -x, y और -4, -3 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बोलो। y plus 3 upon x plus 4। वेरी गुड, y plus 3 upon x plus 4।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है हमारा dy बाई dx। तो ये आ गया dy अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 2 dx अपॉन x प्लस 4। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dy अपॉन y प्लस 3 2 dx अपॉन x प्लस 4, ये आ गया log y प्लस 3 y plus 3 2 log x प्लस 4 प्लस log c, क्योंकि सब log में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक किसी को? अब मैंने को वैल्यू गिवन है, आगे गिवन है कि ये लाइन, ये कर्व पास हो रहा है -2, 1 से, कर्व पासेस थ्रू -2, 1। तो y की वैल्यू 1 रखो तो log 4, -2 रखो तो 2 log 4 प्लस log c। बेटा 2 log 2 और log 4 एक ही बात है, तो log c का वैल्यू 0 आ गया। So therefore equation of curve, ये आ गई log y plus 3 इक्वल टू 2 log x plus 4, या log y plus 3 इक्वल टू log x plus 4 का होल स्क्वायर। log हट गया तो y plus 3 इक्वल टू x plus 4 का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। आया समझ में? ये इक्वेशन ऑफ कर्व। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन यही होता है कि आपका, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है और इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके आप इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना, लिख लीजिए इसको। अरे परसों से कुछ आइडिया है क्या किसी को? नेट वेट बंद हो रहा है क्या 3-4 दिन के लिए, कि अफवाह है ये? क्या सर? ऐसा नेट बंद कुछ हो तो रहा है? नहीं सुना। नहीं सुना? चलो बढ़िया, फिर तो अफवाह ही होगी। कोई बोल रहा था कि वो पुलिस का एग्जाम हो रहा है इसलिए 3-4 सर दिन परसों क्या है? 5 तारीख। अरे तो सर नेट काय को बंद होगा? पागल है कि नेट बंद होता है जब पुलिस का एग्जाम होता है, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक बंद होता है। पहले भी पता है, बड़ी मम्मी भी बोल रही थी, मतलब अभी बता रही थी कि 4 दिन के लिए बंद रहेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, या तो अफवाह होगी या कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी होगी, या फिर ऐसा कुछ है, वो तो कल पेपर में पता लग जाएगा। भाई जब भी पुलिस का एग्जाम होता है नेट बंद रहता है। तुमने पहले पहले जरूरत ही नहीं पड़ी नेट की, अब जरूरत पड़ी तो पता है। चलो नेक्स्ट। भाई घर पे तो मेरे तो जियो फाइबर लग रहा है, वहां से तो मैं तो ले लूंगा क्लास, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ नेट रहेगा? इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस, प्रिंसिपल इंक्रीजेस। अरे सभ्यता बताने यार, तू क्या चुप रहती है आजकल? हैं? हाँ सर। कहाँ है तू आजकल? क्या कहाँ, कौन सी दुनिया में है? यही हूँ सर, आ जाऊंगी। तो बोलती नहीं है, और आजकल तो मेरे से नाराज हो रही है तुम यार। सर 12th है ना, सीरियस तो होना ही पड़ेगा। अब मजाक कर रही है समझ में। अब मजाक किसने स्टार्ट की बताओ ये?
किसने स्टार्ट की मजा? सर माहौल तो बने रहना चाहिए ना क्लास का। चाहे सीरियस रोल लो लेकिन माहौल बना लेना चाहिए ना। हाँ। चलिए देखो, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली at the rate of 5% per year. अब देखो, जो let the principal is P, let the principal is P at any time T. So therefore dp by dt is equal to 5% of principal. ये गिवन है आपको। dp by dt मतलब प्रिंसिपल का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, ये आ गया आपका 5% ऑफ P। समझना है? dp by dt principal increases continuously at the rate of 5% per year. इक्वेशन क्यों बन जाएगी? अभी देख तो सही भैया, आपसे बोला प्रिंसिपल का चेंज होने का रेट 5% ऑफ प्रिंसिपल, तो dp by dt इक्वल टू 5/100 ऑफ p। तो देखो यहां से dp by p इक्वल टू 1/20 dt हो गया। p को p के साथ ले जाओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो dp by p 1/20 dt, dp by p का log p 1/20 t प्लस c। यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब उसने क्या बोला, इन हाउ मेनी इयर्स? अब ये इसने बोला ₹1000 डबल होगा, तो पहले तो ये इनिशियल प्रिंसिपल है, लेट व्हेन p इक्वल टू 1000, t का वैल्यू क्या है? 0। मैं इनिशियल वैल्यू बता रहा हूँ, जब प्रिंसिपल p है तो t क्या है? 0। इनिशियल टाइम पर स्टार्टिंग में आपने पैसा कितना डाला? 1000 रुपये, तो log 1000 t का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू कितना आ गया? c का वैल्यू कितना आ गया? log 1000। इसमें रख दीजिए भाई फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 log p t/20 log 1000 log p minus 1000 log 1000 इक्वल टू t/20। तो t इक्वल टू 20 log p/1000। नाउ व्हेन डबल करना भाई, व्हेन p इक्वल टू, लेट p इक्वल टू 2000 एट एनी टाइम t। मैं मान लेता हूं किसी टाइम t पर p कितना हो गया? किसी टाइम t पर p 2000 हो गया, डबल हो गया, तो मुझे t की वैल्यू निकालनी, तो t इक्वल टू बस p की जगह 2000 रख दो, p की जगह 2000 रख दो, तो t आ गया आपका, therefore t इक्वल टू log 20 log 2000 अपॉन 1000। इसका मतलब कितने टाइम के बाद डबल हो जाएगा? So therefore after 20 log 2 years principal will double, principal will double। 20 log 2 years के बाद में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। 20 log 2 years के बाद में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। ये है, दोबारा समझा देते हैं। किसी टाइम t पर प्रिंसिपल p है, तो p के चेंज होने का रेट, p के चेंज होने का रेट मतलब dp by dt,
इक्वल टू 5/100 ऑफ प्रिंसिपल, dp by dt इक्वल टू 5/100 ऑफ प्रिंसिपल। तो dp by p इक्वल टू 1/20 ऑफ dt, इंटीग्रेट कर दो log p p/20 प्लस c। अब उसने बोला है कि इनिशियल कितना पैसा लगाया स्टार्टिंग में, उसने 1000 रुपये कब लगाया, स्टार्टिंग टाइम पर, मतलब जब t इक्वल टू 0। तो मुझे c का वैल्यू मिल गया log 1000, log 1000 उधर ले जाइए और t इक्वल टू 20 log p/1000। अब मुझे बोल रहा है कि डबल कब होएगा, मैं मानना तो t इयर्स को होगा, तो t की जगह 2000 होगा, तो 20 log 2 इयर्स के बाद में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। ऐसे करते हैं बेटा इस तरीके को। आया क्या समझ में? यस सर। एक और करते हैं, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम एक और करवाता हूँ, उससे और क्लियर हो जाए। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस continuously at the rate of 5% per year. An amount of rupees 1000 is deposited with this bank. How much will it worth? How much will it worth? Rupees will it worth after 10 years? वैल्यू गिवन है आपको e की पावर 0.5 की वैल्यू है 1.648, ये वैल्यू। अब हमें ये बताना है कि 10 साल के बाद में कितना अमाउंट हो जाएगा, 10 साल के बाद में कितना अमाउंट हो जाएगा, कैसे निकालेंगे समझिए। प्रिंसिपल इंक्रीजेस, तो गिवन है dp by dt, पहले तो लेट द प्रिंसिपल इज p एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। तो dp by dt इक्वल टू 5/100 ऑफ प्रिंसिपल, तो dp by p इक्वल टू 1/20 t, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन dp by p। t कहां से आएगा, dp log p, जब t 0 है इनिशियल टाइम t 1000, बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही log 1000 ये 0 हो गया, c का वैल्यू, therefore log p इक्वल टू t/20 log 1000। तो log p माइनस log 1000 बिल्कुल सेम है पिछले वाले की तरह, t/20, तो log p/1000 इक्वल टू t/20। अब ये बोल रहा है 10 साल के बाद में कितना हो जाएगा, तो अब आपको टाइम गिवन है, तो हम बोलेंगे लेट प्रिंसिपल इज p आफ्टर 10 years, let principal is p after 10 years, after 10 years, so log p/1000 equal to 10/20,
तो log p by 1000 इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5। तो मुझे पता है p log इधर जाके e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया 1000 e की पावर 0.5 और 0.5 की e की पावर 0.5 की वैल्यू आपको गिवन थी 1.648। तो बेटा 10 साल बाद कितना हो जाएगा प्रिंसिपल? कितना प्रिंसिपल हो जाएगा? रुपीज 1648. 1648। So after 10 years, the principal will become rupees 140. ऐसा होगा। अरे चिराग तेरे तो 12, 13, 14 ये हो गए तेरे 12, 13, 14 डाउट? ये सर वो 13th वाला मैंने उसी मेथड से किया था जैसे आपने बताया, वो बुक में गलत लिखा हुआ था और 14th वाला ही फिर आ गया। जा गया। चलो फिर भी डाउट है तो मेरे को बता दो। ओके सर। लिख लीजिए बेटा। देखो वैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि वो कर्व निकालने वाला तो आ जाता है, लेकिन इस तरह की इक्वेशन तो आज तक नहीं आई। कर्व वाला जरूर मान लेता हूँ कि कर्व वाला निकालने के लिए आ जाता है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आई। लेकिन कभी करवा देते हैं एक्सरसाइज में गिवन। लिख लिया हो तो हटा दें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 19। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। भाई 19 इक्वेशन तो आपके पास लिखा हुआ ही है, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। यह बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। तो मैं बोल देता हूँ लेट द वॉल्यूम ऑफ बैलून इज बी एट एनी टाइम टी। इसका मतलब गिवन है dv by dt इक्वल टू k। कांस्टेंट है ना बेटा। वॉल्यूम चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, इसका मतलब dv by dt इक्वल टू k। तो dv आ गया आपका k dv। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dv v इक्वल टू kt प्लस c। v का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बैलून kt प्लस c। वहां तो कोई डाउट? v का वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपके एनसीईआरटी में। तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू kt प्लस c। अब आपको गिवन है इनिशियल टाइम पर रेडियस कितनी है? स्टार्टिंग में रेडियस समझो, देखो इसमें इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट। तो गिवन है व्हेन t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3 यूनिट। रख दीजिए 4/3 पाई 3 का क्यूब c 36 पाई। तो इक्वेशन हो गई 4/3 पाई आर क्यूब kt प्लस 36 पाई। फिर उसने बोला कि जब 3 सेकंड पर
when t equal to 3 सेकेंड, उसने बोला रेडियस है 6 यूनिट, तो 4/3 पाई 3 का क्यूब k इंटू 3 प्लस 36 पाई, तो ये हो गया 27, नहीं ये 6 है, 216 72 288 पाई माइनस 36 पाई इक्वल टू 3 पाई, 254 पाई इक्वल टू 3 पाई, 3 के, तो k का वैल्यू आ गया 84 पाई। अब ये रख दीजिए, इसमें रखेंगे हम, फाइनल आंसर कहाँ लिखा था, ये इसमें लिखिए। सो 4/3 पाई आर क्यूब kt, t की वैल्यू, k की वैल्यू 84 पाई t प्लस 36 पाई, 4 पाई सब में से कॉमन आ रहा है भाई, तो 4 पाई कॉमन आया तो 21 t और 9, तो आर क्यूब आ गया आपका 63 t प्लस 27, तो यहां से वैल्यू आ गया 63 प्लस 27 की पावर 1/3। दिस इज द रेडियस आफ्टर t सेकेंड, t सेकेंड के बाद रेडियस हो गया आपका 63t, r इक्वल टू 63t प्लस 27 की पावर 1/3। दिस इज द रेडियस, ये रेडियस हो गया आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर t सेकेंड। अब इसमें देखते हैं कहां समझाना है आपको, एक बार लिख लीजिए। लिखा क्या? अब मुझे ये बताइए कि पहले तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई मैंने बोला वॉल्यूम के चेंज होने का रेट कांस्टेंट है, गिवन है आपको, तो dv इक्वल टू k dt हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt, dv का इंटीग्रेशन v हो गया और dt का t हो गया। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू kt प्लस c, 4/3 पाई आर क्यूब। अब r इक्वल टू t इक्वल टू 0 है, तो r इक्वल टू 3 है, तो r इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 0 रखोगे तो c आ गया आपका 36 पाई। अब c का वैल्यू 36 पाई रख दिया, तो मेरे को k का वैल्यू t इक्वल टू 3 है, तो r इक्वल टू 6 है, रख दिया भाई, r इक्वल टू 6 रख दिया, t इक्वल टू 3 रख दिया इससे, तो k का वैल्यू 84 पाई आ गया। अब k की वैल्यू यहाँ पर रख दो, आपका फाइनल आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 इसी का एनसीईआर 9.4 क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या बोल रहा है ये समझो। इन ए कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज 1 ले, तो मैं मान लेता हूं लेट द बैक्टीरिया काउंट
Let bacteria count is P at any time T. अब इसने बोला द नंबर इज इंक्रीज बाय 10 इन हाउ मेनी ईयर. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब डीपी बाय डीटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. जितने नंबर मतलब पी. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. ऐसा बोला है. तो लेट द बैक्टीरिया काउंट इज पी एट एनी टाइम पी. अब उसने बोला जो डीपी बाई डीटी है वो प्रोपोर्शनल टू पी. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट. जितने नंबर है उसके प्रोपोर्शनल. और यदि आप नंबर n मानते हो तो यहाँ n कर लो. एक ही बात. dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू. एक ही बात. अब हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है. ये कांस्टेंट कर दिया. dn बाई n इक्वल टू k dt कर दिया. तो dn बाई n इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो dn बाई n इक्वल टू k dt log n kt प्लस c. log n इक्वल टू kt प्लस c. Now when t equal to 0, n given है आपको 1 ले. रख दो भाई. log 1 ले equal to c. So therefore from equation 1 log n equal to kt plus log 1 ले. log n minus log 1 ले equal to kt. kt equal to log n upon 1 ले. अब आगे क्या बोल रहा है इसका आगे समझते हैं. ये तो हमारी सेकेंड इक्वेशन यहाँ तक आ गई. kt equal to n upon log 1 ले. log n upon 1 ले. अब ये बोल रहा है कि 10% इंक्रीज होता है 2 आवर्स में. 10% इंक्रीज होता है 2 आवर्स में. तो व्हेन t इक्वल टू 2 आवर्स तो n हो गया भाई 10% इंक्रीज का मतलब है 110% ऑफ 1 लाख. मतलब 1,10,000. आफ्टर 2 आवर्स 110% हो गया 1 लाख. तो 1/10% 1 लाख का कितना हो गया 1,10,000. ये आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए. इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए. तो ये आ गया t का वैल्यू 2 आवर्स log n कितना है 1,10,000 अपॉन 1 लाख. तो k का वैल्यू आ गया आपका 1/2 log 11/2. So therefore from equation second kt equal to k की वैल्यू आई गई 1/2 log 11/10 इक्वल टू log n by 1 ले. चलिए ये इक्वेशन थर्ड हो गया. टीवी आएगा सो 1/2 log 11/10 into t इक्वल टू log n by 1 ले. अब आगे क्या बोल रहा है कि बताओ ये कितना टाइम में 2 लाख हो जाएगा. ऐसा बोलो. लेट n इक्वल टू 2 लाख इन t आवर्स. t आवर्स.
2 log 2 अपॉन log 11/10 इतने टाइम में ये आपका कितना हो जाएगा 2 log 11। तो टाइम आ गया आपका 2 log 2 अपॉन log 11/10, ये आपका आंसर है। इसका मतलब 2 log 2 अपॉन log 11/10 आवर्स के बाद में n आपका 2 लाख हो जाएगा, n आपका 2 लाख हो जाएगा। तो नंबर will become 2 lakh after 2 log 2 upon log 11/10। इतने टाइम के बाद ये आपका 2 लाख हो जाएगा। चलिए वर्ड प्रॉब्लम पे लास्ट प्रॉब्लम, और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, लेकिन एक दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो कल करेंगे। एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज में से आपको 2 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, 2 नहीं 3 4, 15 16 17 और 20। इस एक्सरसाइज के 15 16 17 और 20 ये मैंने अभी नहीं करवाए, ये आपको करना है। 15 16 17 और 20 ये अभी मैंने नहीं करवाए, ये आपको करना है एक्सरसाइज के। अब मैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ, लेकिन कल आपका सेपरेबल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा एक ही फॉर्म बचेगा, बस वो है होमोजीनियस। बाकी मतलब आपका 1-2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, 2-3 दिन मान लो बस। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15, the population of a village increases continuously at the rate proportional to the number. Let population is p at any time t. So dp by dt is proportional to the number of present t. Again जब proportional हटाएंगे तो kp. So dp by p is equal to k dt. Integrating both sides, so dp by p equal to k1 dt log p kt plus c। अब बेटा 1999 में इसकी पॉपुलेशन थी 20,000 और 2004 में है इसकी पॉपुलेशन 25,000, और हमसे पूछा 2009 में क्या होगी, तो समझेंगे बेटा। Let population is 2000 at time t equal to 0। भाई इनिशियल टाइम है इसलिए t equal to 0, तो log 20,000 equal to c। So from equation 1 एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारी log p is equal to kt plus log 20,000। ये 20,000 इधर चला गया, तो log p minus log 20,000 equal to kt, तो log p upon 20,000 equal to kt। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब उसने बोला 5 साल के बाद 25,000 हो गई, 5 साल के बाद 25,000 हो गई, when t equal to 5 तो p equal to 25,000। रख दीजिए log 25,000 by 20,000 equal to 5t नहीं 5k ही है, k का वैल्यू आ गया 1/5 log 5/4, ये वैल्यू रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड log p by 20,000
इक्वल टू k इंटू 1/5 log 5/4। तो t इंटू, अच्छा ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 2009 में कितनी होगी, लेट t इक्वल टू 10 ईयर्स पर प्रिंसिपल p, पॉपुलेशन इज p। तो ये आ गया log p by 20,000 1/5 log 5/4 into t। तो log p by 20,000 2 log 5/4। बेटा 2 log 5/4 को क्या लिखोगे आप? अरे 2 log 5/4 को क्या लिख सकते हैं अपन? log की प्रॉपर्टी लगाओ ना भाई। 2 log 5/4 को क्या लिख सकते हैं? log 25/16। तो log से log हट गया, तो यहाँ से हमारी प्रिंसिपल आ गई। निकाला कितना आ गया पॉपुलेशन? 25/16 इंटू 20,000। कितनी पॉपुलेशन होगी 10 ईयर्स के बाद में? इसको फाइंड आउट करना कितना आ रहा है? 31,250। 31,200। इसका मतलब 2009 में उसकी प्रिंसिपल, उसकी पॉपुलेशन होगी 31,200। ये है वो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, देखो आज तक आई तो नहीं और चांसेस भी कम है, क्योंकि बचा कुछ भी नहीं है ऐसा। चलिए, तो मैंने वो होमवर्क बता दिया आपको, ठीक है, वो करके लाना। थैंक यू सर।